दोस्तों, हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय प्रतीक की। राष्ट्रीय प्रतीक में पिछली क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के बारे में बात किए थे। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह संविधान में 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। आप सबको पता ही होगा कि ये सारनाथ में अशोक के बनाए हुए बहुत सारे भारत में स्तूपों और स्तंभों में से एक है, जिसे हमने भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया। इसकी खासियत ये है कि इसमें 4 शेर हैं। एक पीछे की तरफ है जो दिखाई नहीं देता है, जो कि बुद्ध के जन्म से इसका प्रतीक है। और आप लोग जानते ही होंगे कि अशोक जो मौर्य वंश का तीसरा राजा था, वो बौद्ध धर्म अपना लिया था और उसी को ध्यान में रखकर एक्चुअली में सारनाथ स्तंभ जो उसने बताया, ये धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना का एक स्मारक था और उसी धर्म संघ की अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए उसने इसकी स्थापना की थी। अशोक ने इसका निर्माण 250 ईसा पूर्व में कराया था और ये एक ही पिलर पर बनाया गया है, जिसमें ऊपर 4 शेर हैं। एक पीछे की तरफ है, दिखाई नहीं देता है। नीचे में दाएं साइड में एक बुल है और लेफ्ट साइड में हॉर्स है, बीच में चक्र है और नीचे में मुंडको उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते लिखा गया है, जिसका मतलब होता है सत्य की हमेशा विजय होती है। इसी तरह हम अगली कड़ी में अब राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करते हैं। हमारे भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, ये संविधान में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। आप लोग सब जानते ही होंगे कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समान अनुपात वाली 3 क्षैतिज पट्टियां हैं, जिसमें कि सबसे गहरा केसरिया रंग का है, जिसका मतलब होता है जागृति, शौर्य तथा त्याग का प्रतीक है। बीच में सफ़ेद रंग है जो सत्य और पवित्रता का प्रतीक है और नीचे में हरा रंग है जो जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वो 3:2 का है। वैसे हमारे जो राष्ट्रीय झंडे का विकास है वो कई चरणों में हुआ और तब जाकर ये यहाँ तक आया है, जिसमें जो मैंने वर्तमान राष्ट्रीय झंडे के बारे में बताया है। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय पंचांग की। हमारा जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, ये शक संवत जो कि कनिष्क ने चलाया था शकों को हराने के उपलक्ष्य में, और ग्रिगोरियन कैलेंडर, इन दोनों को मिलाकर बनाया गया, जिसे हम संविधान में 22 मार्च 1957 को अपनाया या अंगीकृत किया। अब यहाँ पर शब्द जो पंचांग है, ये संस्कृत के पंचागाम से बना है। पंचागाम का मतलब होता है पंच प्लस अंग, और इसमें ये जो 5 भाग हैं, जो पंचुक अंग का द्योतक है, वो ये 5 भाग हैं: चंद्र दिन, चंद्रमास, अर्ध दिन, सूर्य और चंद्रमा के कोण और सौर दिन। और इस तरह ये हमारा राष्ट्रीय पंचांग बना। इसके बाद हम बात करते हैं अपने राष्ट्रीय वृक्ष की। राष्ट्रीय वृक्ष हमारा बरगद है, जिसका साइंटिफिक नेम है फाइकस बेंगालेंसिस। इसको हमने 1950 में अपना राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया। राष्ट्रीय वृक्ष की हमारे अनेक विशेषताएं हैं। प्राचीन काल से ही इसका महत्व है। आप ये भी जानते होंगे कि ये 400 वर्ष लेके 1500 वर्ष तक का पुराना मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो शाखाएं हैं वो फिर से पेड़ का रूप ले लेती हैं और ये बढ़ते जाता है, और इसीलिए, और इसके और भी पारंपरिक मान्यताएं हैं, बहुत सारी पारंपरिक महत्व है हमारे देश के लिए। आप लोग जानते होंगे कि अभी डिस्पोजल आया है, नहीं तो इससे पहले लोग गांव में पत्तल पे खाना खाते थे। इसके पत्ते की ये सबसे बड़ी खासियत है कि उसको सिक से गूंथ के पत्तल बना दिया जाता है और उसको कहीं रख दिया जाता है और फिर पानी डालने के बाद फिर वैसा ही हो जाता है, टूटता नहीं है, जो कि अभी भी गांव में इसका प्रचलन है। इस तरह बहुत ही हमारे हिंदू धर्म में बरगद का बहुत ही महत्व है और इसी को ध्यान में रखकर हमने, ताकि इसी तरह हमारा भारत भी लंबे समय तक चलता रहेगा और स्थिर रहेगा, इसलिए हमने इसे अपना राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया। अब इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय पशु की। हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वह है बाघ।
जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस, जिसको 18 नवंबर 1972 को हमने अपना राष्ट्रीय पशु घोषित किया। इसके पहले शेर था, बाद में हमने राष्ट्रीय पशु बाघ को बनाया, क्योंकि ये हमारे भारत महाद्वीप की विशेषता है, रॉयल बंगाल टाइगर, और शौर्य और शक्ति का प्रतीक भी है। 1 अप्रैल 1973 से भारत में बाघ परियोजना की शुभारंभ की गई, ताकि जो ये विलुप्त हो रही प्रजाति है इसको बचाया जा सके और हमारे इस शौर्य और शक्ति के प्रतीक का संरक्षण किया जा सके। इसके बाद हम अब बात करते हैं राष्ट्रीय पुष्प की। हमारा जो भारत का राष्ट्रीय फूल है ये है कमल। कमल का भी प्राचीन इतिहास से महत्व रहा है। बहुत सारे देवी देवताओं के लिए इसका महत्व रहा है। भारत में जो हिंदू धर्म है और भी बहुत सारे धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, 1857 की क्रांति में भी हमने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में बनाया था। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये तालाब में या ठहरे हुए पानी में खिलता है और फिर उसके दाने फूल झड़कर फिर ये अपने आप जन्म ले लेता है। इसे हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह स्टेबल वाटर में होने के कारण इस भारत को भी इसी तरह ये स्टेबिलिटी देते रहेगा। इसी को ध्यान में रखकर हमने अपना राष्ट्रीय पुष्प कमल को बनाया। कमल एक जो बड़ी राजनीतिक पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह भी है, आप लोग को पता ही होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय धरोहर पशु। हमारी जो भारत की राष्ट्रीय धरोहर पशु है उसे 1992 में भारत सरकार ने भारत में हाथी परियोजना शुरू की थी और हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में घोषित किया गया। इसके लिए भारत सरकार ने पर्यावरणविद एक थे जिनका नाम था महेश रंगराजन, उन्हीं की समिति बनाई गई और उन्हीं समिति की सिफारिश पर हाथी को अगस्त 2010 में भारत का राष्ट्रीय पशु धरोहर पशु घोषित किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं अपने राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी जिसका साइंटिफिक नेम है पावो क्रिस्टेसस। ये काफ़ी पक्षियों का राजा कहा जाता है, जो मोर है, पीकॉक। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि नर यानी कि जो फीमेल पीकॉक है उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव मेल पीकॉक होता है। और मेल पीकॉक के सर पे एक ताज होता है जिसके कारण इसको पक्षियों का राजा कहा जाता है। और हमारे देश में इसका पारंपरिक महत्व भी रहा है। राजाओं को भी प्राचीन काल में इसका बहुत शौक था, जैसे कि मौर्य वंश के आप कॉइन्स को देखोगे तो उस पर एक तरफ मोर की आकृति बनी रहती थी। इसी तरह जो शाहजहां था, शाहजहां का जो तख्त ताउस था वो मोर का बना हुआ था, बीच में गद्दी थी जिस पे वो बैठता था। और अरबी भाषा में ताउस का मतलब मोर ही होता है। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय जल जीव। राष्ट्रीय जलीय जीव जो है, आप लोग को पता होगा कि इसको सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। इसका कारण भी ये है कि ये एक स्तनधारी जंतु है और पवित्र गंगा की शुद्धता को प्रकट करता है। क्यों? क्योंकि यह केवल शुद्ध मीठे पानी में ही जीवित रह सकता है। इसकी ये सबसे बड़ी विशेषता है। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय फल की। राष्ट्रीय फल का साइंटिफिक नेम है मेंजीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय फल मैंगो यानी आम। ये आम लोगों की पहुंच तक का है इसलिए, और फलों का राजा कहा जाता है। और शायद ही किसी फल की इतनी वैरायटी होती होगी जितनी कि आम की है, इसलिए हम लोगों ने इसे अपना राष्ट्रीय फल घोषित किया। अब हम बात करते हैं कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे कईयों का क्वेश्चन रहता है कि राष्ट्रीय खेल क्या है। कुछ लोग ये भी जानते हैं राष्ट्रीय खेल, और कहीं कहीं बुक में भी शायद गलती से लिखा हुआ है हॉकी। लेकिन मैं यहाँ आप लोग को बता दूं कि हम लोगों का भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। इसके लिए जब सरकार से प्रश्न पूछा गया तो खेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया और इसका कारण बताया कि हम सभी खेलों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं और इसी कारण किसी एक खेल को हमने अपना राष्ट्रीय खेल नहीं बनाया है। जितने भी महत्वपूर्ण खेल हैं हम उन सबको बराबर प्रोत्साहन देना चाहते हैं। इसी तरह बात करते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। क्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं? तो सरकार इसका जवाब देती है कि नहीं,
हम इनको सम्मान में कह सकते हैं। जैसा कि आप लोग को पता भी होगा कि महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, लेकिन सरकार कहती है कि संविधान की जो आर्टिकल, संविधान की धारा जो 18(1) है, उसके अंतर्गत शैक्षणिक और सैन्य उपाधियों के सिवा और किसी को भी इस तरह का सम्मान देने का सरकार को हक नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारी राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय लिपि। राष्ट्रीय लिपि हमारी देवनागरी लिपि है। और मिठाई की भी बात कर लेते हैं लास्ट में, कुछ मीठा हो जाए। तो हमारे भारत की जो राष्ट्रीय मिठाई है वो जलेबी को कहा जाता है। हालांकि इसके बारे में बहुत रिसर्च करने पे पता चला कि जलेबी का ओरिजिन हमारे यहाँ से नहीं, ईरान से हुआ है। और इसका कारण ये है जलेबी को इसलिए क्योंकि जलेबी जितनी वैरायटी किसी और मिठाई में नहीं मिलती है और इसको किसी भी के साथ खाया जा सकता है, इसलिए भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी के रूप में जाना जाता है। इस तरह ये सारे राष्ट्रीय प्रतीक, अब आप कहेंगे कि ये राष्ट्रीय प्रतीक क्यों जानना चाहिए, तो मेरे अनुसार राष्ट्रीय प्रतीक अर्थात भारत की राष्ट्रीय पहचान का आधार है और इसकी विशिष्ट पहचान और विरासत का कारण, राष्ट्रीय जो पहचान है वो भारतीय नागरिकों के दिलों में देशभक्ति और गर्व की भावना को महसूस कराता है। जय हिंद।